Good morning. Today we are here to discuss fundamental unit of life. Today we will discuss about endocytosis and plasmolysis. The flexibility of the membrane enables the cell to engulf in food and other materials from the external environment. Such process is known as endocytosis. Example, amoeba acquires its food by endocytosis. जो मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो मेम्ब्रेन को मदद करती है टू एनगल्फ इन फूड एंड अदर मटेरियल्स फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. ये प्रोसेस कहलाता है एंडोसाइटोसिस. तो अमीबा अपना फूड ऐसे ही एक्वायर करता है. अमीबा क्या करता है, स्यूडोपोडिया को फूड के चारों तरफ एनसर्कल कर लेता है, एक फूड कप बना लेता है और मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से वो एनगल्फ कर लेता है फूड को. Plasmolysis में when a living plant cell loses water through osmosis, there is shrinkage or contraction of the content of the cell away from the cell wall. पानी लूज किया सेल ने और सारा का सारा कंटेंट जो है वो श्रिंक हो जाता है अवे फ्रॉम द सेल वॉल और ये प्रोसेस कहलाता है प्लाज्मोलाइसिस. सेल वॉल, अगर हम बात करें सेल वॉल की तो प्लांट सेल में सेल वॉल दिखती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं दिखती क्योंकि प्लांट्स मूव नहीं करते, प्लांट्स स्टेशनरी होते हैं. तो उनको इंटरनल उनके पार्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो डेड होती है. तो सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन and the plant cell wall is mainly composed of cellulose. Cellulose is a complex substance and provides structural strength to plants. Cellulose एक complex substance है जो strength provide करता है. Cell wall के कुछ functions हैं. वो क्या करता है, वो permit करता है plants को, fungi में भी cell wall होती है, bacteria में भी होती है, to withstand very dilute hypotonic external media without bursting. मतलब अगर ये वाले प्लांट्स पानी में हैं तो पानी टेकअप करेंगे बाय ऑस्मोसिस, सेल फूल जाएगी, एक प्रेशर बिल्डअप होगा सेल वॉल पर और सेल वॉल भी उतना ही प्रेशर डालती है तो वो सेल बर्स्ट नहीं होती क्योंकि दोनों तरफ से प्रेशर पड़ रहा है. अंदर जो पानी गया उसने प्रेशर डाला वॉल पे और वॉल ने प्रेशर डाला अंदर के कंटेंट पे. बिकॉज ऑफ देयर वॉल such cell can withstand much greater changes in the surrounding medium than animal cells. और extreme weather conditions को bear कर पाते हैं plants क्योंकि इनकी outer covering cell wall है. नेक्स्ट जो है उसमें न्यूक्लियस के बारे में हम पढ़ेंगे. न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स होंगे जो अलाउ करेंगे ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड. आउटसाइड में क्या होगा न्यूक्लियस के, साइटोप्लाज्म. न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होंगे जो रॉड शेप स्ट्रक्चर हैं और जब भी विजिबल होते हैं जब सेल डिवाइड होती है. क्रोमोसोम्स contain information for inheritance of features from parents to next generation in the form of DNA. Full form of DNA is deoxyribonucleic acid. तो क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए है, डीएनए इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं पेरेंट से करेक्टर्स की, पेरेंट्स के करेक्टर की टू नेक्स्ट जनरेशन. Chromosomes are composed of DNA and protein. DNA molecules contain the information necessary for constructing and organizing cells. DNA के पास information होती है कि सेल कैसे ऑर्गेनाइज होगा. तो फंक्शनल सेगमेंट जो होता है डीएनए का उसको जीन्स बोलते हैं और जो फंक्शनल सेगमेंट्स हैं. और क्रोमेटिन मटेरियल विजिबल होगा एज एंटेंगल मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. एक नेटवर्क सा दिखेगा आपको थ्रेड का, तो वो क्रोमेटिन मटेरियल और वो कंडेंस हो जाता है, टूट जाता है एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन.
कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, उसमें न्यूक्लियर रीजन जो होता है पुअरली डिफाइंड होता है। क्यों? क्योंकि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। Such an undefined nuclear region containing only nucleic acid is called nucleoid. आप इस डायग्राम में देखिएगा, यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, सिर्फ न्यूक्लिक एसिड है और ये न्यूक्लियोइड कहलाता है पोर्शन। प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। प्रो मतलब प्रिमिटिव और प्राइमरी, कैरियोट मतलब और कैरियन मतलब न्यूक्लियस। इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। यूकैरियोट्स वो ऑर्गेनिज्म्स हैं जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, और प्रोकैरियोटिक सेल्स जैसा कि आपने बताया उसमें एक और चीज होती है, उसमें जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते। साइटोप्लाज्म, जब आपने अनियन पील के बारे में पढ़ा था तो उसमें देखा था जो लाइट बिल्कुल कलर का पोर्शन था वो साइटोप्लाज्म था, और ये बहुत ही लिटिल स्टेन लेता है। साइटोप्लाज्म फ्लूइड कंटेंट है इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये इट आल्सो कंटेन्स मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स, और हर ऑर्गेनेल एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है, और हर ऑर्गेनेल एनक्लोज्ड होता है बाय मेम्ब्रेन्स एक्सेप्ट इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोट्स, beside the absence of a defined nuclear region, the membrane-bound cell organelles are also absent. On the other hand, the eukaryotic cells, उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी हैं। इम्पोर्टेंस क्या है मेम्ब्रेन्स की? एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि वायरसेस के अंदर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, तो वायरसेस कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स लाइफ की शो नहीं करते जब तक वो किसी लिविंग बॉडी के अंदर एंटर ना कर जाए, और वो लिविंग बॉडी की सेल मशीनरी यूज करेंगे, मल्टीप्लाई होंगे। तो वायरसेस में लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का लिंक बोल सकते हैं, क्योंकि आउटसाइड ऑफ द लिविंग होस्ट दे आर कंसिडर्ड एज नॉन लिविंग। सेल ऑर्गेनेल्स में हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको ER बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म, ये एक लार्ज नेटवर्क है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स का एंड शीट्स का। It looks like long tubules or round or oblong bags or vesicles. ER मेम्ब्रेन सिमिलर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तरह से स्ट्रक्चर में। दो तरह का ER होता है, एक रफ, एक स्मूथ। जब ER की सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं तो उसको रफ एंडोप्लाज्मिक बोलते हैं। जब राइबोसोम्स अटैच नहीं होते तो उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स एंड दीज आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोटीन मैन्युफैक्चर। तो जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन्स हैं वो वेरियस प्लेसेस पर भेजे जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ER, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो मदद करता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स which are important for cell functions. Some of these proteins and lipids help in building the cell membrane. तो ये जो प्रोसेस है सेल मेम्ब्रेन का बनने का, ये कहलाता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। कुछ दूसरे प्रोटीन्स और लिपिड्स एंजाइम की तरह से फंक्शन करते हैं, कुछ हार्मोन्स की तरह से फंक्शन करते हैं। तो ER वेरीज ग्रेटली इन अपीयरेंस इन डिफरेंट सेल्स, बट नेटवर्क हमेशा दिखेगा। तो फंक्शन ऑफ ER इज टू सर्व एज चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। ये ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्पेशली प्रोटीन्स, बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ द साइटोप्लाज्म और between the cytoplasm and the nucleus.
ER also functions as cytoplasmic framework, providing a surface for some of the biochemical activities of the cell. अपनी सरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं बायोकेमिकल एक्टिविटीज के लिए. लीवर सेल में वर्टिब्रेट्स की लीवर सेल्स में SER एक क्रूशियल रोल प्ले करता है. वो क्या करता है, वो बहुत सारे पॉइजनस और ड्रग्स के इफेक्ट को डिटॉक्सिफाइंग करता है. ये डायग्राम प्लांट सेल का है. आप इसमें देखिएगा, ये न्यूक्लियस का पोर्शन है, इसको काट के दिखाया है अंदर का न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर. ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सेल वॉल है, माइटोकॉन्ड्रियन है, राइबोसोम्स हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप, गोल्गी एपरेटस, क्लोरोप्लास्ट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम्स होंगे. दूसरा डायग्राम है एनिमल सेल का. यहाँ पे आपको सेंट्रियोल दिखेगा जो प्लांट सेल में नहीं दिखा. लाइसोसोम्स सुसाइडल बैग्स कहलाते हैं. राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस के लिए. माइटोकॉन्ड्रियन पावर हाउस, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर एनवेलप, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी एपरेटस. तो ये आज हमने डिस्कस किया. अगली बार जो रिमेनिंग ऑर्गेनेल्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे. तो कीप वॉचिंग ऑल वीडियो.